अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। अक्सर औकात मंशियात के हवाले से ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं जिनमें या तो मंशियात की तक़सीम पर झगड़ा होता है या मंशियात फ़रोख्त करने पर जानलेवा हमले किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों ने छुरियों के वार करके एक नौजवान को ज़ख्मी कर दिया। ये वाक़या उस इलाके में पेश आया जहाँ मंशियात खुलेआम फ़रोख्त होती है और लोग ये कारोबार बेखौफ अंदाज में कर रहे हैं। ये हम नहीं कहते, बल्कि वो नौजवान कहता है जो छुरियों के वार से जख्मी हुआ और मौत के मुंह से वापस आया। उसने अपनी जुबानी बताया कि सब्ज़ाज़ार का इलाका ऐसा है जहां सख्ती के बावजूद मंशियात खुलेआम फ़रोख्त होती है और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। अब सवाल ये है कि मुतासरा नौजवान के साथ ये हमला क्यों हुआ और वो अपनी ज़ुबानी इस वाक़े की क्या वजह बताता है। आइए सुनते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि किस तरह से मामूली तल्ख़ कलामी और किसी की लड़ाई जो है वो बाज़ दफ़ा इंसान के अपने ही ऊपर पड़ जाती है और इस तरह का नुकसान भी हो जाता है। मुकदमा भी दर्ज है, पुलिस ने एक मुलज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया है। ये वाक़या है, किस बात पे लड़ाई हुई, वजह क्या थी, ये हम इस नौजवान के जो है वो ज़ुबानी सुनते हैं इससे कि हुआ क्या। भाई क्या नाम है आपका? वसीम सर। वसीम भाई, क्या हुआ था? ये पेट पे ज़ख़म किस तरह के हैं, क्या हुआ था? ये मेरे दोस्त है, इस मोहल्ले में हम रहते हैं, ठीक है। और एक मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार है? एक रिश्तेदार है मेरा, दूर का रिश्तेदार है, और एक दोस्त है। किसी के साथ उनका झगड़ा हुआ है मंशियात की वजह से। वो पैसों का उनका खुद का लेन देन था, गालियाँ निकालते थे एक दूसरे को फ़ोन पे। रास्ते में मैं मिला हूँ, मैंने उसको दोनों को समझाया, यार हम एक मोहल्ले के रहने वाले हैं, ये बात अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, चलो मिलजुल के जो भी होता है ना इसको वाइंड अप करो। दूसरा एक वो जो मेरा रिश्तेदार है ना, वो कुछ ज़्यादा ही ना फास्ट है। अच्छा। उसने क्या किया, उसने एक मेरा दोस्त है बट ये पीछे रहता है बदर ब्लॉक, उसने उससे खंजर दिया है, मुँह मारी हुई है उनकी तरह। वो आया मेरे घर गली के मोड़ पे आगे, उसने मुझे खंजर मार दिया। अच्छा, लड़ाई किसी की, झगड़ा किसी का, और खंजर जो है और छुरियाँ जो है वो आपके मार दी अपनी तरफ से, तो उन्होंने मार दिया था आपको? वो अपनी तरफ से मुझे ख़त्म करके चले गए थे। अच्छा। वो मैंने तो एक को मौके पे मेरे भाइयों ने पकड़ लिया है। अच्छा। तो मुझे हॉस्पिटल ले गए, मुझे तो होश ही नहीं थी। ये मेरी ये देखो, ये इधर मेरे खंजर लगा है, मेरी आंदरें बाहर आ गई थी। अच्छा। ये जो मेरा दोस्त है ना और एक जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार ने खंजर दिया और दोस्त ने आगे मुझे मारा है। आप क्या करते हैं? मैं एसीओ का काम करता हूँ। एसीओ का काम करते हैं। तो जो आपके दोस्त हैं जिनकी वजह से आपका झगड़ा हुआ? मेरा झगड़ा नहीं हुआ, या जिनकी वजह से आपके ऊपर ये लड़ाई पड़ गई, वो क्या करते हैं? वो उनका आपस का मसला है, मैंने उनको समझाया भी है। आप लड़ाई बचा रहे थे, आप कह रहे हैं ना मुंशियात फरोश है, मुलजिम एक मुंशियात फरोश है, जो मेरा दोस्त है ना उसने पैसे दिए थे। अच्छा, उधार नहीं, लेने के लिए, मंशियात लेने के लिए। अच्छा। एक मंशियात फरोश है, जो मेरा रिश्तेदार है ना दूर का, वो मंशियात फरोश है। अच्छा। जिसने ये काम करवाया मेरे साथ। ठीक है। मेरा रिश्तेदार है जिसने मेरे साथ ये काम करवाया। मंशियात फरोश है जी। तो वो मंशियात। अब तो पुलिस मंशियात फरोशों को पकड़ रही है। पुलिस कब पकड़ रही है मंशियात फरोशों को? इधर है वो मशीनों वाला, उससे तो पुलिस कुछ कह ही नहीं रही। वो पुलिस को खुद ही बेच रहा है और खुद ही लड़के पकड़वाई जा रहा है। मंशियात फरोशों के खिलाफ तो बड़ा क्रैकडाउन हुआ। वो क्रैकडाउन हुआ तो ये इधर मंशियात बेचे। फिर ये सैदपुर के इलाके में बिक रही है, बेबा बिक रही है। सैदपुर, शाहनूर, इधर तो मंशियात के झंडे लगे हुए हैं। पुलिस अंधी तो नहीं है, पुलिस को भी पता है पुलिस पैसे खा रही है इनसे। अच्छा, तो ये कब से कारोबार ये हो रहा है यहाँ पे? बड़ी यहाँ तो बहुत देर से हो रहा है, यहाँ धड़ाधड़ बिक रही है। इधर जो है वो मूर्तें हैं वो भी बेच रही हैं। अच्छा। शाहनूर की। अच्छा, तो यहाँ पे कभी पुलिस का रेड नहीं हुआ? किसी ने नहीं कभी? पुलिस यहाँ पहुँचती नहीं है किसी को भी। अच्छा, पूछती नहीं है। तो अब आप ये बताएं कि आपको जिसने छुरियाँ मारी वो कितने लोग थे? 2 जने हैं। 2 जने थे, एक ने पकड़ा? नहीं, एक ने मुझे मारी है, मैंने उससे पकड़ लिया, दूसरा भाग गया है। अच्छा, दोनों ने इकट्ठे हमला किया था? कि नहीं, एक ने किया था, एक थोड़ा सा पीछे था। अच्छा, तो जिसने छुरियाँ मारी उसको पकड़ा आपने? उसको मैंने मौके पे पकड़ लिया। मौके पे पकड़ लिया? जख्मी हालत में? जख्मी हालत में मैंने पकड़ लिया। अच्छा, तो पर्चा कहाँ पे दर्ज हुआ है?
ये सब्ज़ादार थाने। सब्ज़ादार थाने में हुआ है। तो क्या सब्ज़ादार थाने वाली इन्वेस्टिगेशन के पास है अब केस? अब पता नहीं किसके पास है, हम तो जा रहे हैं रोज़ उठाने, वो कोई बात ही नहीं हमें अन्य बने लगाने दे रहे। क्या मतलब? वो दूसरे को पकड़ ही नहीं रहे। अच्छा, एक को उनको जब का हमने पकड़वाया है उसे, वो भी हमने पकड़वाया है, जिसे कह रहे हैं उसे वो ये पकड़ ही नहीं रहे। नहीं पकड़े, जमानत ना करवाई है उसने? नहीं, लटैरम भी नहीं इसने करवाई। अंतरम नहीं करवाई है, तो एक ही मुलजिम पकड़ा है। एक ही मुद्दा। किसी बड़े अफसर को मिले हैं जाके? बड़े अफसर को भी मिले हैं, हमने बातें भी कई अफसरों के साथ बात भी की है। हाँ। अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला इनसे। अच्छा, तो अब आपकी हालत कैसी है? क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक आप ठीक हो मैंने जाएंगे? अभी 10 दिन बाद फिर जाना हॉस्पिटल चेकअप के लिए। अभी तो आया हूँ मैं हॉस्पिटल से। अच्छा 15-10 दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल से आ जाएंगे। अच्छा, आज शिफ्ट हुए हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, इंसाफ तो मिलना चाहिए। जिन्होंने ये जुल्म किया है, इंसाफ तो मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस तो हमारी किसी बात पे नहीं आ रही। मुद्दई आप ही हैं? जी मुद्दई मैं खुद ही हूँ। मुद्दई खुद हैं। सुलह के लिए कोशिश तो नहीं हो रही? नहीं, सुलह के लिए कोई कोशिश नहीं है मेरी। करनी है सुलह? नहीं करनी मैंने। क्या वजह? उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा तो मिलनी चाहिए। ये इस बार हम सज़ा नहीं दिलवाएंगे, ये कल को किसी और को मारेंगे। हाँ। इस तरह इनको छूट मिल जाएगी। जुल्म का बदला उनको बदला, जुल्म के बदले जुल्म तो होना चाहिए ना उन पे भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप जब कह रहे हैं कि यहाँ पे मंशियात की वजह से लोग मंशियात भी बेच रहे हैं, पुलिस पकड़ भी नहीं रही, तो मंशियात की वजह से झगड़े भी हो रहे हैं यहाँ पे? तो मंशियात की वजह से ये मेरे साथ भी झगड़ा है, इस तरह ये हुआ है। आप मना करते थे इनको मंशियात बेचने से, क्या कहते थे? हमने मना ही करना और हमने क्या करना है इनको। हाँ, तो ये मना करने पे हुआ है आप? ये मना करने पे ये हुआ है। वो आजकल छाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा। खूब मंशियात लेके आता है, बेच रहा है, पठानों से लेके आ रहा है वो। अच्छा, कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है? पुलिस उससे पूछ ही नहीं रही। ठीक हो गया। उसके घर वाले ऊपर से उसके सपोर्ट करते हैं। अच्छा। उसका बाप उसे डॉन बनाना चाह रहा है। और पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी अभी तक। मेडिकल हो गया आपका? जी मेडिकल हो गया। और जो ज़ख़म है काफ़ी गहरा था? काफ़ी गहरा जख्म है, ये आपके सामने ही है, आप देख सकते हो। अच्छा, ठीक हो गया। ये वो सारा वाक़या है कि भाई ये बताते हैं कि मंशियात फ़रोश जो थे उन्होंने इस पे हमला किया। उनकी जानिब से इस पे जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन मौजज़ाना तौर पर ये बच भी गया है। ख़ुद हिम्मत करके इसने और इसके भाइयों ने मौके से एक मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया और एक मुलजिम जो है अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है। यकीनन इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ भी ये हैरानकुन बात ये है कि इस इलाके में, सब्ज़ादार के इलाके में, जिस तरह इन भाई ने बताया कि यहाँ पे मंशियात का कारोबार अरूज पर है। हालांकि बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, मंशियात बेचने वालों के ख़िलाफ़, लेकिन ये इलाका लाहौर शहर का अहम तरीन इलाका है, मशहूर तरीन इलाका है, जहाँ पर मंशियात खुलेआम फ़रोख्त होती है और उनको अगर मना किया जाए, रोका जाए इस मकरूह कारोबार से, तो फिर इस नौजवान की तरह उनके साथ सलूक किया जाता है। नाज़रीन, मुतासरा नौजवान की गुफ्तगू आपने सुनी। उसने किस तरह मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए कि जिस इलाके में वो रहाइश पजीर है वहाँ नौजवान नस्ल को तबाह करने वाला नशा खुलेआम फरोख्त होता है। उसने ये भी कहा कि पुलिस वहाँ एक्शन क्यों नहीं लेती और मंशियात फरोशों को क्यों नहीं पकड़ा जाता। ये इल्ज़ामात ना सिर्फ इस नौजवान के ज़ाती दुख को जाहिर करते हैं, बल्कि इस बात की भी निशानदेही करते हैं कि माशरे में मंशियात किस तरह नौजवानों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रही है। ऐसे हालात में सवाल यह है कि वालिदैन अपने ज़ख्मी बेटे के बारे में क्या महसूस करते हैं। अब हम चलते हैं मुतासरा और ज़ख्मी होने वाले नौजवान के वालिदैन की जानिब। आइए सुनते हैं वालिद और वालदा की ज़ुबानी। जो ज़ख्मी है नौजवान और उसके
वालिदा और वालिद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि क्या ये मामला हुआ, किस वजह से जो है वो इनके बेटे को कत्ल करने की कोशिश की गई और जो मुलजमान है वो तो अपनी तरफ से उसको जान से ही मार गए थे। दसो ਤੁਹਾਡਾ बेटा है तो की होया, कोई लड़ाई झगड़े की की वजह बनी? ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੇਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ठीक ਇਹ है, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲ, अच्छा, ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਘਰ ਆਇਆ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ, ਲੈ ਕੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ अच्छा, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। अच्छा। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਘਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲੱਤ ਪੱਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਐ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਕੜ ਮਰਵਾਇਆ ਲਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਚੁੜੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ- ਚਾਕੂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜੀਚਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਫੜ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋ ਕੱਢੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? 8 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਰਿਹਾ, 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹਾਲਤ? ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਂਕੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੀਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੱਟਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਣੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਘਰ, ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ? ਫਿਲਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣੀਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ। ਅੱਛਾ, ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਯਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ।
ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਘੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਆਏ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ आई? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਦ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਥਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸੈਦਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਦਪੁਰ ਕਰਮਦੀਨ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ- ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹਾਂ। ਕੁਨੀਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਤਲੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ नहीं होने देंगे, रिश्वत नहीं लैन देंगे। बाकी अंदर के खाने च हर काम हो जाता है। हाँ। कोई दुनिया काम करने वाले को जिथे 300 का 100 चाहिए उत्थे 500 बचेगा तो 200 उन्होंने भी दे देगा, तो कोई फर्क नहीं पेगा। ऐसी दुनिया है ना, ऐसा ही काम हो रहे। हाँ। तो ये मनशियात ते नौजवान नस्ल नूं तबाह कर रही होनी। नस्ल की हर शय तबाह हो जानी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਪੀ ਰਹੇ, ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਵਾਮ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਰਖਵਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਕਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਆਉਂਦੇ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਐਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1.5-2 ਦੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੇ- ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਏਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਏਸੀਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਵੇਲੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਆਖੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ? ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਫੜਵਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਦਾਖਲ ਤੋਂ, वो आन के फिर ऐसे काम ही करना शुरू कर जाते। ठीक है। सैदपुर का इलाका है, रमदीन पार्क इसको कहते हैं, मेन बाज़ार है। यहाँ पर मंशियात खुलेआम फ़रोख्त होती है। मुबैना तौर पर ये जो हैं मुतासरा लड़के के वालिद और मुतासरा बच्चा ख़ुद वो भी बताता है, वालिदा भी बताती हैं कि हमारी करीबी तो नहीं दूर की रिश्तेदारी है। 2 मुल्ज़मान थे जिन्होंने छुरियों के वार करके कत्ल किया और कत्ल की वारदात के बाद एक मुलजिम फ़रार हो चुका है और एक मुलजिम को खुद ही मुतासरा शख्स ने और लवाकिन ने जो है मौके पे उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। क्या दुश्मनी थी, क्या इनके साथ उनके मामला थे, यकीनन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो भी सामने आएंगे। सलीम को, और वो पड़ा हुआ था उधर, छुरियाँ लगी हुई थी, तो अवाम भाग दौड़ कर रही थी, तो बस लोगों ने तो यही समझा कि मर गया ये, हाँ जी। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र कि बच गया। उधर लेकर गए हैं हॉस्पिटल, तो 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई है। 15 पे कॉल करते रहे हैं, कोई भी नहीं आया। 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई है, फिर थाने लेकर गए हैं। उसके बाद कोई पुलिस वालों ने कभी पूछा भी नहीं हमें तो क्या हुआ, कैसे हुआ है। तो
हम तो यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। ਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਛੁਡਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ, ਕਾਹੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀ ਆਇਆ। ਲੜਕਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ इंसाफ देवे सानू। वो दरअसल है मेरा बड़ा भाई, ठीक है। एक तो वो बर्फ़ का काम करता है, मेहनत मजदूरी, ठीक है। वकूआ ऐसा हुआ कि इसकी ना वो जो किसी और की लड़ाई थी, ये उधर से आ रहा है चौंक से, इसने कहा कि यार ऐसे ऐसे नहीं, तो वो भी भाई है, तू भी भाई, इधर मरला है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कह के ये आ गया, इधर घर आया, नहाया और कहता खाना खाना, भूख लगी है, रोटी खानी है। तो मामा ने कहा जा रोटी ले आ। पहले मुझे उसने कहा कि जा रोटी ले गया, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं अभी लेके आया रोटी, तू जा के ले आ। ये नीचे अभी गली के पास ही नुक्कड़ पे गया है जहाँ हमारा फट्टा बर्फ वाला नीचे, ठीक है। तो उधर गया है, तो उधर उसने आके इसको वार किया चाकू के साथ। तो इसने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के पीछे किया, तो इसने उसको मारना शुरू कर दिया। मारा थोड़ा सा उसको, इतनी देर में इसकी आंदरें बाहर आ गई हैं। तो फिर ऊपर से हमने इसने रोला डाल दिया, मुझे छुरी लग गई, बाहर आओ सारे। फिर हमने उसको पकड़ा है, तो उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, इसको अस्पताल भेज दिया। पुलिस को फ़ोन किया, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। तो पुलिस को वो एक वो भी हमने पकड़ के दिया है। तो दूसरा वो इधर ही फिर रहा था, पहले 3-4 दिन हमें नज़र आया, उसके बाद वो भी नहीं नज़र आया, ना उसके घर वाले कोई आए हैं, ठीक है। तो पुलिस वाले के पास मेरा भाई जो है, मेरे बड़े वाले ताया वगैरह चाचा, वो गए हैं उधर पुलिस थाने में। तो अस्पताल था उधर, तो गए हैं उधर, उन्होंने किया बात इनसे पुलिस वालों से कि यार ऐसे ऐसे ये मसला बना। तो उन्होंने आगे वो मुजरम नहीं पकड़ा अभी तक। कैसे दिन वो परेशानी के दिन, ऊपर से अस्पताल में तो आपको पता ही है गवर्नमेंट अस्पताल में कैसे गुजारा होता है। फिर उधर एक बेड पे 2-2 मरीज़ होते हैं, तो फिर ऊपर से इसको खंजर भी लगा था, इसको दर्द भी होती थी। तो 5 दिन बाद इसको जब होश आई है, इसको तो उन्होंने कहा कि खुदा भी खाना पीना दो इसको, पीने के लिए जूस वगैरह। अभी भी उसका खाना पीना बंद है, सिर्फ पीने के लिए जूस वगैरह लिक्विड चीज़ें देनी है इसको, ठीक है। दूसरी नहीं देनी क्योंकि इसकी आंतें काटी गई थी अंदर से। तो इसलिए फिर उधर हमने बहुत मुश्किल से रात दिन मैं उधर ही रहा हूँ। फिर साथ में मेरे यार दोस्त वगैरह आए थे, मेरे साथ रहते रहे। अम्मी जो आती थी सुबह आती थी, 3-4 घंटे बैठते, इतनी देर नहीं थे बैठा जाता, उनकी अपनी तबीयत ख़राब है थी। हम तो यही कहना चाहेंगे उसको पकड़ें, हमें इंसाफ दिलाएं, जो हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ सारा कुछ। हमें तो फिर कुछ पता होगा यार नहीं पुलिस ने, कानून ने कुछ किया है। कानून अगर कुछ करेगा तो फिर है ना, अगर नहीं करेगा तो ज़ाहिरी बात फिर हम वो दूसरे भी वो कदम उठा ही लेते हैं। फिर ऐसे जब कानून नहीं कुछ करेगा तो कहते हैं यार कानून नहीं करा तो फिर आगे क्या रह गया। तो कानून को हम यही कहेंगे उसको पकड़ें, मुजरिम को पकड़ के हमें इंसाफ दिलाएं। नाज़रीन, वालिदैन की गुफ्तगू आपने सुनी। अब बारी आती है भाइयों की और उस चचा की जो अपने भतीजे को अपने बेटों की तरह समझता है। उनके जज्बात और दुख में भी इस वाक़े के साथ जुड़े हैं और वो किस तरह इस जुल्म को बयान करते हैं, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। ये वाक़या महज एक इरादा कत्ल की नीयत से किया गया हमला नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे इल्ज़ामात भी सामने आए जो ज़ख्मी नौजवान ने खुद लगाए। उसने कहा कि उसके इलाके में मंशियात खुलेआम फ़रोख्त होती है और नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? क्या वाकई ही लाहौर शहर के बाज़ इलाकों में मंशियात का कारोबार जारी है? पुलिस के दावों के मुताबिक तो मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा इंतहाई सख्त कर दिया गया है और शहर को मंशियात से पाक करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या लाहौर वाकई मंशियात से पाक हो चुका है या ये कारोबार अब भी जारी है? इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हम आपको सुनवाएंगे एक सहाफ़ी की गुफ्तगू जो इस सूरत हाल पर रोशनी डालेगा।
सफदर कसर साहब हैं जी हमारे साथ, माहिर कानून। इस 324 की दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस पे भी हम कानूनी राय लेते हैं, लेकिन जो संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो मुतासरा नौजवान हैं उसकी तरफ से लगाए गए हैं उसके ऊपर भी इनसे हम बात करेंगे। सफदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सफदर साहब, जो 324 की दफात के तहत ये सफदरजंग थाने में FIR दर्ज हुई है जी इसकी वजह जो है वो नौजवान ये बताता है कि जिस इलाके में वो रहता है, जहाँ पे वो रहायश पजीर है, वहाँ पे कुछ लोग मंशियात का कारोबार करते हैं जी। और मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है उसकी तरफ से कि वो वहाँ पे पुलिस जो है कोई एक्शन भी नहीं लेती और जो लोग फ़रोख्त करने वाले हैं वो उसके जानने वाले भी थे, पहले दोस्त भी थे, तो उनके साथ मामूली सा एक किसी दोस्त के साथ झगड़ा था तो उनको ये शुबा था कि शायद मैं उनका सपोर्टर हूँ, उनके साथ कोई हेल्प आउट करता हूँ, तो उसको छुरियों के वार किए गए और वो शदीद ज़ख्मी हुआ। अब वो ये कहता है कि वो मुलज़मान जो पकड़े गए हैं उनमें से मरकज़ी मुलज़िम अभी गिरफ़्तार नहीं किया है, एक मुलज़िम रहता है। तो इस पे लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को अक्सर गिला रहता है कि मुकदमा भी दर्ज हो गया, अदालत में हमने जाके ट्रायल भी जो है वो केस की जो शुरू कर दी है, तमाम कानूनी पैरवी, तो लेकिन मुलज़मान जो है वो कोई ज़मानत करवा लेता है या पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने से गुरेज़ होती है। क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, बात ये है कि जी ये जो आप पूछ रहे हैं कि जी 324 का मुकदमा, ये तो चलो एक मुकदमा हो गया। 324 बेसिकली PPC की सेक्शन है जिसका मतलब ये है कि किसी पे कातलाना हमला करना, यानी उसके पीछे इंटेंशन ये हो कि वो उसको मारना चाहता है। तो उसका सबसे पहले तो देखा जाता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, कि क्या वाकई बंदा जो जिसने हमला किया है या मुलज़िम है उसको इंटेंशन ये थी कि इसको मार दिया जाए। उसमें डिटेल ये होती है उसके जो कंटेंट्स हैं, अटैक कैसे होता है 324, उसमें ये होता है कि जी रेपिटिशन हो या फिर इंसानी जिस्म के अज़ा जो हैं, ये कुछ ऐसे अज़ा होते हैं जो जिनको हम कानूनी ज़बान में, मेडिकल की ज़बान में वाइटल पार्ट्स कहते हैं, जो हसास मतलब अज़ा होते हैं। कुछ होते हैं नॉन वाइटल पार्ट्स होते हैं। वाइटल पार्ट्स की नॉर्मली जो हम जिनको देखते हैं वो है कि जो आपके जिस्म भी आ जाते हैं, उससे ऊपर जो जिस्म का हिस्सा है, गर्दन है, पेट है, कान है, आंखें हैं, तो सर है, ये वाइटल पार्ट्स होते हैं। तो अगर इन पे हमला किया जाए और उसमें रेपिटिशन भी हो तो वो फिर नॉर्मली एज्यूम किया जाता है कि जी ये इस बंदे की, हमलावर की या मुलज़िम की इंटेंशन थी कि इसको मार दिया जाए। इस केस में बच्चे के, नौजवान के पेट पे लिखा हुआ है कि जी बाईं जानब छुरी के वार किए, तो इट मीन्स के वो क्लियर उसको मारना चाहता था। ठीक है। जहाँ तक ये तो होगी जुर्म की नोयत। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि जी मुलज़मान पकड़े क्यों नहीं जाते, उसमें आपके ओवरऑल जो पंजाब के अंदर है, अभी बहुत सारे हमारे जो देहाती इज़ला, दूर दराज के इज़ला है, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन का जॉइंट सिस्टम है। लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं, मसलन ये कि आपका प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, जो ख़ास करके जो आपके डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, तो वहाँ पे पुलिस के 2 शोबे बना दिए गए हैं। एक इन्वेस्टिगेशन है और एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन जो है वो नॉर्मली उनका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना, आपके नाके वगैरह देखने। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो जब FIR दर्ज हो जाती है तो वो थाने में 2 ऑफिसर होते हैं, एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है, एक SHO होता है। तो वो फिर SHO का काम है पैरो स्क्रूटनी करके उसको मुकदमे को दर्ज करना।
कि किन दफ़ात के तहत है वो हुआ हुआ है, एविडेंस इकट्ठी करना, वो फिर आगे रेफ़र कर देता है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास एक टीम होती है, उसमें सब इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, ASIs भी होते हैं, तो वो फिर उनको असाइन कर देता है कि जी ये फ़लाँ मुकदमा है, इसको आप देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, वो ये है कि अब मुल्ज़िम किधर है। एक मुल्ज़िम ने एक, अब जैसा कि आप सब्ज़ाज़ार वाला वाक़या बता रहे हैं, अब उसमें मुल्ज़िम एक ही है, शायद कोई दूसरा भी साथ मुआवन मुल्ज़िम हो, तो वो अब छुरी तो लामाला एक बंदे ने मारी होगी ना, जिसने मारी वो पकड़ा गया। हाँ, और जिसने मारने के लिए असिस्ट किया है या साहब मुआवन था जो, तो वो नहीं पकड़ा गया। अब होता ये है कि हमारी पुलिस क्या करती है कि वो फिर उसको, एक अदालत का प्रोसीजर होता है 30 डेज़ का, कि अगर मुल्ज़िम नहीं मंजर आम पे आ रहा तो फिर उसको इश्तिहारी करा देते हैं, PO करवा देते हैं, फिर उसका आगे CRO में नाम चला जाता है। अब ID आजकल तो बड़ा तेज़ सिस्टम हो गया है, काफ़ी बेहतरी आ गई है माजी की निस्बत अगर देखें तो आजकल काफ़ी बेहतरी आ गई है कि आप जब कोई मुल्ज़िम किसी जगह ट्रैवल कर रहा है, वो चाहे अपनी प्राइवेट सवारी पे है, कार पे है, बाइक पे है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है, तो उसको चेक किया जाता है। अगर कहीं पे भी वो नाके पे कहीं पे भी चेक हो जाता है तो उसका जो ID कार्ड है उस पे वो FIR, या अगर वो PO है या FIR शो हो जाएगी, अगर उसने बेल भी की हो है तब भी पता चल जाएगा। आजकल तो काफ़ी बेहतरी आ गई है और पुलिस अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो मुल्ज़मान पकड़े जा सकते हैं। तो इसमें मेरी जो है वो राय या एक कानूनी जो पहलू है उसमें यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए, उनको जदीद अलूम से रोशनास करवाना चाहिए, उनको जदीद अलूम के कोर्सेज़ करवाने चाहिए, वो चाहे इनसाइड पे हों या बैरूने ममालिक से जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं। अब हम बहुत अभी पीछे खड़े हुए हैं कि हम 50-50 साल वाले पुराने मेथड्स तफ्तीश में यूज़ करते हैं। नहीं, आपकी जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री आपने बनाई है वो बहुत आला है। आपके इर्द गिर्द के ममालिक, कोई 7-8 ममालिक ऐसे हैं जो आपकी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं। माशाल्लाह बड़ी जदीद मशीनरी इक्विपमेंट मौजूद है और टेक्नोलॉजी भी है। तो लिहाजा उन चीज़ों, यानी अब आप रवायती, अब आपने मुल्ज़िम को पकड़ना है ना, तो आप उसकी छुरी लें, उसको फोरेंसिक करवाएं, उसके ऊपर उसका थंब इम्प्रेशन हो, उसका निशान होंगे छुरी के ऊपर, उसको आप फोरेंसिक करवाएं, वहाँ से अंगूठा उसका ट्रेस करवाएं, उसकी थम्स लें, यानी जो आपकी वो क्या कहते हैं उसको बायोमेट्रिक, वो वहाँ से आप नादरा से चेक करें तो बड़े आराम से मुल्ज़िम पकड़ा जाएगा। उसके आप घर तक पहुँच जाएंगे, उसके वो जहाँ के वो मुल्क से अगर आप फोरेंसिक करवा लेते हैं, आप बायोडाटा ले लेते हैं, तो आप इमिग्रेशन में दें तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता कहीं बाहर, जहाँ भी कोई एयरपोर्ट टच करेगा तो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। सर, आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन होता ये है कि हमारे सोसाइटी में जी मुल्ज़िम पकड़ा गया तो इस प्रोसेस में बड़ा वक्त लगता है, इसमें बड़ा वक्त दरकार होता है। लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह से मुझ पे कोई हमलावर हुआ या किसी के प्यारे पे कोई हमलावर हुआ और उसको कत्ल कर दिया तो शायद सज़ा भी इतनी जल्दी मिल जाए, लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। देखिए जी, कानून ठीक है, देखिए जी, कानून में जो प्रोवाइडेड है, हमारे 2 किस्म के हमारे पास लॉज है ना जी। एक PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें सज़ाओं का तयन किया गया है कि आप अगर कोई मुल्ज़िम इस तरह का जुर्म करेगा तो उसकी ये सज़ा होगी, और कोई जो भी व्हाट्सएवर जिस काइंड का भी जुर्म होगा। अब आगे आपके पास आ जाता है, ये PPC को पुलिस देखती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देखती हैं कि किस किस्म का जुर्म हुआ है, उस पर कौन सी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आगे मामला आ जाता है कि आपकी अदालतें हैं, CRPC जिसको कहते हैं, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, उसमें आपकी अदालतें हैं। आपकी अदालतों ने देखना होता है
कि ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसके मुताबिक अब लॉ में ये प्रोवाइडेड है कि 14 दिन के अंदर वो जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, किसी भी मुकदमे का, किसी भी वो FIA का हो, वो नारकोटिक्स का हो, वो पुलिस का हो, कोई भी उसकी मतलब एजेंसी है, उसने 14 दिन के अंदर कंक्लूड करना है किसी भी वकूए को। कोई भी जुर्म सरजद होता है तो उस वकूए को 14 दिन के अंदर उसने मुकम्मल करके अपनी, हम उसको चलान कहते हैं सादा लफ्ज़ों में, या 173 CRPC की रिपोर्ट कहते हैं, उसने कंसर्न कोर्ट में जमा करानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मसाइल हैं, हमारी एजेंसीज़ की कह लें, वो रिसोर्सेज की कमी कह लें, या अदरवाइज परफॉर्मेंस इतनी मतलब बेहतर नहीं है कि वो 14 दिन की बजाय 2-2 साल मुकदमे पड़े रहते हैं, उसमें डिले होता है। अब अदालत तो तब फैसला करेगी, कोर्ट की सज़ा तब देगी, या वकील उसमें मुआवनत करेंगे, प्रोसिक्यूटर आएगा, मुद्दई का वकील आएगा, मुलजिम का वकील आएगा, अगर उसके पास फाइल जाएगी अदालत के पास। इस यानी बेसिक काज जो है डिले की, वो है इन्वेस्टिगेशन। आपकी इन्वेस्टिगेशन में अब जुर्म तो सरजद हो गया, ऑपरेशन वाली पुलिस ने उसको FIR कर दी, आगे रेफर कर दी इन्वेस्टिगेशन को, जो भी एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज़ हैं उनको आपने बूस्टअप करना है, उनको जदीद जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए, और जदीद तरीके से तफ्तीशों का मयार बेहतर बनाया जाए। आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, उनको एक्सपर्ट की कमी है इन्वेस्टिगेशन में सर, बहुत ज़्यादा कमी है। आपके रवैती जो पुलिस वाले हैं, जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वो आपने इन्वेस्टिगेशन में बिठाए हुए हैं, वो उन बेचारों को जदीद इक्विपमेंट के बारे में वो एक ऐसे, मैं तो बल्कि ऐसे कहूँगा जो मैंने देखा है, चूँकि हम वकील हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरा बेटा भी वकील है, हम चीज़ों को रोज़ाना परोस करते हैं, हमारे पास केसेस आते हैं, हम अदालतों में असिस्ट करते हैं। उसमें सबसे कमी ये है कि आपके जो जदीद खतूत पे, जो जदीद खतूत के आपकी तफ्तीश नहीं हो रही, उसमें जब तक आप दुनिया के मुताबिक नहीं चलेंगे, दुनिया में अब जुर्म की भी नेचर बदल गई है। पहले होता था बकरी चोरी होती थी, भैंस चोरी होती थी गांव में, अब अरबों रुपए की जो है बैंक चोरी होती है। जदीद तरीके आ गए हैं। आप अब पिछले 15 सालों से 2008-9 में शुरू हुआ था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 18 साल गुजर गए हैं, आज तक वो मैसेज नहीं रुका। आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है कि जी आपकी इन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इतनी रकम निकल आई है, और वो स्कैंडल्स होते हैं। आजकल जो है वो मोबाइल पे बेशुमार मैसेजेस आते हैं। कल सुबह 5 बजे एक दोस्त मेरे साथ वॉक करते हैं, मुझे उनकी कॉल आ गई कि जी मैं 1 लाख रुपया किसी को ट्रांजैक्शन मैंने कर दिया, और वो बाद में पता चला जी वो फेक था, किसी का वो हैक किया हुआ था व्हाट्सएप, उससे मुझे मैसेज आई, मैंने ट्रांजैक्शन कर दी। तो ये चीज़ें जब तक आप जिद्दत नहीं लाएंगे तफ्तीश में, जब तक आप जदीद टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी बहुत जिद्दत की ज़रूरत है, आपको जदीद इक्विपमेंट की ज़रूरत है, आपकी जदीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपकी इन्वेस्टिगेशन में, तब आप रिजल्ट लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल हो रहा है आपसे, वो ये है कि अदालतों में जब केस पेश होते हैं सर, तो चालान जमा होते हैं, तो उसमें 302 का अगर मुकदमा हो तो उसमें रीज़न लिखा जाता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ को किस वजह से मारा। अब 324 है, ये है इरादा कत्ल। तो इसमें वजह नात की कितनी अहमियत होती है इस केस में? जिस तरह से इसके बारे में बताया कि वो कहता है कि ये क्रिमिनल है, मंशियात फरोश है, ये उसकी तरफ से एक इल्ज़ाम है। तो क्या ये चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन में
शामिल होनी चाहिए, मिसल का हिस्सा बनना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी अहम चीज़ है कि उसने क्यों हमला किया, मतलब अब उसने जान लेने की क्यों कोशिश की है, उसके पीछे मोटिव क्या है, ये बड़ी अहमियत की बात है। किसी भी वकूए में कोई भी क्राइम सरजद होता है तो उसमें ये सबसे पहले जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसने उस काज पे जाना है कि ये बंदा क्यों इसको छुरी मार रहा है, इस पे क्यों जान लेने की इसकी कोशिश कर रहा है। वो काज से आगे तफ्तीश बेस करेगी। फिर जो आला इस्तेमाल हुआ है उसको देखा जाएगा। फिर उसी काज से ही आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठी करेगा आईओ कि ये इसके से कनेक्टेड क्या क्या इश्यूज है जिस वजह से ये इसने इसको मारने की कोशिश की है। क्या उसके कोई कारोबार में मुदाखलत कर रहा था, मनशियात फरोशी में कोई मुदाखलत कर रहा था, या कोई अदरवाइज हमसायगी में कोई झगड़ा हुआ है, कोई किसी औरत का झगड़ा है, क्या वजह है। यही चीज़ें जो हैं वो आगे चल के ये 2-3 दिन पहले ये लास्ट वीक की बात है कि गुजरांवाला में एक वो बड़ा मशहूर वो मीडिया पे भी आया है मुकदमा। तो मैं वो आरपीओ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें वो बंदा जो है वो उस अपनी बीवी को मरवा देता है। एक हायर करता है हमसाये को, शूटर हायर करता है, हमसाया होता है उसका, उसको हायर करता है, वो कहता है कि जी मेरी बीवी को मार दो। तो उसको कोई शिकायत थी उसके किरदार के बारे में, ये वो रात को जाता है, जाके वो कहता है जी दरवाज़ा मैं खोल दूंगा। वो ऊपर सोई होती, पहले उसको उठा के ले जाता है, रेप करता है, फिर उसको जान से मार देता है। अब रेप करने के बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारा गला काटना है छुरी से। तो वो कहती है कि जी अब तो मैं वैसे भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती। उसको पहचान लेती है भी ये हमारा हमसाया है, तो मुझे मार दो। फिर जब वो उसको मार के नीचे उतरता है तो आगे उसकी बच्ची जाग जाती है। तो वो बच्ची जो है वो उसको पहचान लेती है, फिर वो बच्ची को भी लेके जाता है, उसका भी वो छुरी से गला काट देता है। तो ये चीज़ें हैं कि उसके पीछे मोटिव का जानना। वो आरपीओ साहब बता रहे थे गुजरांवाला कि हमने 24 घंटे वहाँ सारी चेकिंग की है। एट द एंड हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ज़रिए मुलज़म तक पहुँच गए हैं, हमने उसे अरेस्ट कर लिया और हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जुर्म के पीछे जो वजूहात होती हैं वो ही आपको जुर्म तक ले जाती हैं, और वो ही आगे जाके, जैसे आप पूछ रहे हैं कि अदालतें उसको देखती हैं कि नहीं, अदालत ने वही तो देखना होता है, बेसिक नुक्ते ही वो होता है कि वजह अनाद क्या है या उस जुर्म के पीछे काज क्या है, क्यों उस बंदे को जुर्म तक ले गई वो काज। ये बड़ी बुनियादी चीज़ होती है। इस केस को लेकर हमने हर पहलू पर गुफ्तगू की। सबसे अहम ये कि पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम शवाहिद की रोशनी में मुकदमा मजबूत बनाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि FIR में नामजद दीगर मुलज़मान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त अबूरी जमानत पर हैं। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया कि अबूरी जमानत कैंसिल करवाकर मुलज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा ताकि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। ये केस हमें ये सबक देता है कि लड़ाई झगड़े की वजह कुछ भी हो, किसी को कत्ल करने या इरादा कत्ल के साथ हमला करने का कोई हक नहीं। कानून सबके लिए बराबर है और इंसाफ दिलाने के लिए इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अदाद-ओ-शुमार ये भी बताते हैं कि लाहौर में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ऐसे वाक़यात में इजाफा हुआ है जहां ज़ाती अना या मामूली झगड़े जानलेवा साबित हुए। पुलिस के मुताबिक 2025 में शहर में 300 से ज़ायद ऐसे केसेस दर्ज हुए जिनमें इरादा कत्ल या कत्ल की वारदात शामिल थी। ये दादोशुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त किस कदर खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। नाज़रीन, हमें ये समझना होगा कि गुस्सा और अना वक्ती जज्बात हैं, लेकिन इनके नतीजे में बहाया गया नाहक खून हमेशा के लिए ख़ानदानों को बर्बाद कर देता है। कातिल अपनी आज़ादी खो देता है और मकतूल अपनी ज़िंदगी। दोनों ख़ानदान हमेशा के लिए दुख और अजियत का शिकार हो जाते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।